हाँ जी दोस्तों, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज मैं एक रिवीजन वीडियो लेके आया हूँ जो कि इंड एस 109 के ऊपर है। हम उस पर कुछ छोटा सा डिस्कशन करेंगे जो कि पूरा चैप्टर नहीं होगा इंड एस 109 का। मैं बोलूँगा पूरा ही होगा क्योंकि इंड एस 109 के साथ साथ इंड एस 32 भी आती है और इंड एस 107 भी आता है जो कि डिस्क्लोजर के ऊपर है, राइट। तो मैं इंड एस 32 और इंड एस 107 पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इंड एस 109 पे जरूर बात करूंगा। तो क्या क्या चीज मैं कवर कर रहा हूँ, क्या क्या चीज मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको स्टार्टिंग पे बोलते हुए जाऊंगा, ताकि जो भी ये वीडियो देखेगा ना तो उसको पता चलेगा कि ये वीडियो मेरे लिए कितना रेलिवेंट है। लेकिन वो ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि ये वीडियो वही देखना जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। ये भी नहीं बोलूंगा कि क्लास करो, मैं ये बोलूंगा ऑलरेडी अगर आपने एक बार भी पढ़ा है ना तब भी आप वीडियो देखना, तभी आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत फास्ट चलूंगा, राइट। और सेकेंडली मैं इसमें क्वेश्चंस कवर नहीं करवा रहा हूँ। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या अगर आपको लगता है कि मेरे को क्वेश्चंस की भी वीडियो बनानी चाहिए तो ऑफकोर्स डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, क्योंकि उसमें अलग मेहनत लगता है। तो ऑफकोर्स आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो अगर आपको लगता है कि ऑफकोर्स मेरे को वो वीडियो अपलोड करना चाहिए, लाइक मेरे को क्वेश्चंस की भी वीडियो डालनी चाहिए, ऑफकोर्स आई विल पुट, लेकिन वो डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बस बता देना, राइट। तो हम लोग वीडियो चालू करते हैं। तो आपके सामने जो आएगा वो मेरा व्हाइट बोर्ड होगा। तो लेट्स स्टार्ट, राइट। चलो, हाँ जी। तो होपफुली आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो मैं क्या चीज़ कवर करूंगा और क्या चीज़ नहीं कवर करूंगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो क्या चीज़ कवर्ड है बॉस, वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन कवर्ड है फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो कि 109 का तो बेस है, राइट। क्लासिफिकेशन प्लस मैं मेजरमेंट बोल सकता हूँ, इसमें मेजरमेंट भी मैंने कवर करा है, ये कवर्ड है। सेकेंडली डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एज वेल एज फाइनेंशियल लायबिलिटी कवर करा हुआ है। तीसरा रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कवर करा हुआ है, राइट। मैं बोलूंगा इसमें आप बोल सकते हो कि रिक्लासिफिकेशन फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी इंड एस 109 का पार्ट ही नहीं है, तो वो कवर्ड ही नहीं है, राइट। तो इसमें मैं अगर आपको बोलूं तो मेन चीज इसमें कवर्ड क्या नहीं है वो मैं बता देता हूं आपको। वो है सबसे पहला तो डेरिवेटिव, जो कि इंड एस 109 के पार्ट है, मतलब क्लासिफिकेशन मेजरमेंट के पार्ट है, लेकिन डेरिवेटिव कवर्ड नहीं है। क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और इसमें मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो अगर आप मेरे को बताओगे कि डेरिवेटिव का भी मेरे को वीडियो अपलोड करना चाहिए, डेफिनेटली मैं इसकी भी वीडियो डाल दूंगा। तो लेकिन इससे पहले मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए होगा कि डेफिनेटली मैं डालूं या नहीं डालूं, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया कि कवर्ड है, ठीक है। क्या चीज़ कवर्ड नहीं है बॉस, ये है प्रेजेंटेशन, जो कि इंड एस 32 का पार्ट है। जैसा मैंने आपको पहले बोल दिया था कि इंड एस 32 का पार्ट, जो मैं प्रेजेंटेशन कवर नहीं करूंगा। प्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है, जैसे सबसे पहले तो आपका जैसे फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या होती है, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, फिक्स टू फिक्स टैक्स के बारे में। तो ये सारे का सारा चीज यहाँ पे कवर्ड है, राइट। तो ये चीज मैंने यहाँ पर कवर्ड नहीं करा है, प्रेजेंटेशन। सेकेंडली डेरिवेटिव मैंने आपको बोल दिया कि डेरिवेटिव कवर्ड नहीं, और डिस्क्लोजर, जो कि मेरे को लगता है कि कोई भी इंडेक्स में आपको एज अ स्टूडेंट आपको ये काम नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि डिस्क्लोजर मैंने कवर नहीं करा है, जो कि इंडेक्स 107 का पार्ट है। तो मोटा मोटी मैं आपको बोलूँ तो इंडेक्स 109, तो मैंने अगर मैं बोल सकता हूँ कि 90% पोर्शन तो आपको इस रिविजन वीडियो में क्या मिल जाएगा। क्या चीज नहीं मिलेगा, ये है डेरिवेटिव, राइट। तो मैं वीडियो चालू करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो हम चालू करने वाले अपना रिविजन, आ जाते हैं बस। तो सबसे पहले बात कि क्लासिफिकेशन देखिए दो टाइप का होता है क्लासिफिकेशन। एक है फाइनेंशियल एसेट्स, फिर आता है फाइनेंशियल लायबिलिटी, करेक्ट है। तो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, फिर आती है इक्विटी, फिर आती है डेरिवेटिव, राइट। अब मैं आपको ना टुकड़ा करके लेके जाऊंगा, राइट। फिर कॉन्सेप्ट्स को तोड़ते हुए हम लोग चलेंगे, राइट। तो इससे क्या होता है, चीजें ज्यादा क्लैरिटी में समझ में आती है। तो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव, आपका डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट में 3 मॉडल्स आते हैं, वो है अमोर्टाइजेशन मेथड, FVOCI और आता है FEPL। FEPL मतलब फेयर वैल्यू थ्रू PNL, राइट। अब एमोटाइजेशन मेथड में क्या चीज बताया गया, एमोटाइजेशन में आपको मेथड में बताया गया कि आपको जो क्लासिफिकेशन है ना, 2 टाइप से करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है एट मार्केट रेट, फिर आता है ऑफ मार्केट रेट। एट मार्केट रेट का कैसे कैलकुलेशन होता है, एट मार्केट का सबसे पहले तो इनिशियल रिकग्निशन कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो इनिशियल रिकग्निशन कैसे होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको ट्रांजैक्शन प्राइस को कंप्यूट करना पड़ता है। अब ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होता है, दैट इज इन्वेस्टेड अमाउंट, कि कितना आपने पैसा डाला, फिर प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका कितना लगा, लेस रिकवरी। अभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो सकता है, जैसे अगर मान लो आपने स्टैंप ड्यूटी कोई पेमेंट करा, कोई लीगल फीस पेमेंट करा, दैट इज योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
आपकी जेब से क्या पैसा जा रहा है, एक है इन्वेस्टेड अमाउंट, एक है और प्लस क्या आपकी जेब से पैसा जा रहा है माइनस रिकवरी। मैं क्या, जैसे मान लो कमीशन आपको रिकवरी हो गया, किसी भी फॉर्म में अगर आपको रिकवरी होता है वो अपने माइनस करना होता है। मोटा मोटी मैं आपको ये बताऊं तो कि ट्रांजेक्शन प्राइस मतलब आपके जेब से कितना पैसा लगा एक्चुअली नेट ऑफ करके, वो होता है ट्रांजेक्शन प्राइस। तो इनिशियल रिकग्निशन कैसे होता है, आपको ट्रांजेक्शन प्राइस निकालना पड़ता है। सेकंड आपको कंप्यूट करना पड़ता है ERR, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। इसका फॉर्मूला होता है जो आपको कैलकुलेट करना होता है। सेकंड तो आपको ERR निकालना होगा। तीसरा होता है आपको एमोटेशन टेबल बनाना पड़ता है। अब अभी एमोटेशन टेबल क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ट्रांजेक्शन प्राइस को नोट कर लेना है। ERR जो आप कंप्यूट करोगे रेट ऑफ रिटर्न्स को, उसको आप उससे आपको ड्यू करना होता है। एक्चुअल आपको क्या होता है, ये आपका एक्चुअल रिसीव होता है। तो आपको यहाँ नोट करते हो क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाल लेना है। कैसा आता है ये, ट्रांजेक्शन प्राइस प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से जो भी अमाउंट आएगा माइनस एक्चुअल आपने कर लेना, वो आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, राइट। ये हो गया आपका सबसे पहले तो एट मार्केट रेट का कंप्यूटेशन कैसा होगा वो मैंने आपको बताया, राइट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है जो आपको देखना पड़ेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे को इस पे क्वेश्चन भी डालने चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे को बताना, मैं उसको भी कवर कर लूंगा आने वाले फ्यूचर्स पर, ठीक है। अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बस आप मेरे को बता देना कि मेरे को करना है या नहीं करना है, राइट, ठीक है। अब आते हैं ऑफ मार्केट रेट में। अब ऑफ मार्केट रेट में कैसे काम होता है, सबसे पहले ये समझना, ये ध्यान से समझना, और ये इंपॉर्टेंट भी है अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी फ्यूचर कैश इनफ्लो आएगा, क्योंकि आपने तो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको जो भी पैसा आएगा ना फ्यूचर में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में, फॉर एग्जाम्पल 5 साल के आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, इन फॉर्म्स ऑफ डिबेंचर हो सकता है, इन फॉर्म्स ऑफ इक्विटी हो सकता है, इन फॉर्म्स एनीथिंग हो सकता है। वो पैसा अगर आपको 5 साल में आएगा, उसका आपने प्रेजेंट वैल्यू कर लेना और आज के डेट में पैसे निकाल लेना। सबसे पहला काम तो ये होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो भी आपका ट्रांजेक्शन प्राइस है, मतलब जो हम लोग ऊपर कंप्यूट करा था कि नेट ऑफ में आपके जेब से क्या पैसा निकला, वो ट्रांजेक्शन प्राइस माइनस फेयर वैल्यू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो आपने ऊपर में निकाला कि प्रेजेंट वैल्यू आपने पुल करना उस पैसे को, क्या आपका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, और आपका जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस है उससे आपने माइनस करना है, ठीक है। अब ये जो भी डिफरेंस आएगा ना, आपको क्या होगा, या तो आपका लेवल 1 में जाएगा, या तो ये लेवल अदर देन लेवल 1 में होगा, राइट, अदर देन लेवल 1 में होगा, या तो ये लेवल 1 में होगा, करेक्ट। अगर लेवल 1 में होता है तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको आपने PNL मान लेना है, एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हुए चलना है। अगर अदर देन लेवल 1 में होगा तो आपको या तो आप उसमें प्रीपेड एक्सपेंस मान लेना है, या तो आप इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मान लेना, राइट। मैं इन डिटेल्स नहीं जा रहा, होपफुली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इस चीज का नॉलेज होगा। मैं बस आपको ब्रशअप करवाने आया हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, और आपको होपफुली आपको MCQ में भी बहुत हेल्प करने वाला है, राइट, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आता है आपका, अगेन मैंने जैसे बोला कि आपको एमोडेशन टेबल बनाना पड़ता है, जहाँ पे आपको फेयर वैल्यू को आपने जो भी आपने फेयर वैल्यू 1 में जो भी आपने कंप्यूट करा उसको आपने लेना होता है, कि जो भी आपने यहाँ पे जो कंप्यूट करा है ये वाला, ये आपको यहाँ नोट करना पड़ता है, राइट, ये चीज। फिर आपने क्या करना होता है, इंटरेस्ट जो भी आप मार्केट रेट पे लेना होता है, और इंटरेस्ट एट एक्चुअल्स को आपने लेस करना होता है, राइट। फेयर वैल्यू प्लस इंटरेस्ट एट मार्केट रेट माइनस एक्चुअल लेना होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, प्लीज आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये आपको होपफुली आपको ये आपकी MCQ में भी काम आ सकता है। सबसे पहला चीज, अगर मैं एट मार्केट रेट की बात करूं ना, ये डील होता है आपका एट ERR। यहाँ पे आप देखना, आप ERR कंप्यूट करते हो, जब मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। लेकिन जब ऑफ मार्केट रेट की बात आती है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है मार्केट रेट। तो ये आपने प्लीज ध्यान दे लेना, ठीक है। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गया कि डेट इंस्ट्रूमेंट कैसा काम करता है। डेट इंस्ट्रूमेंट काम करता है, सबसे पहले तो एमोडेशन मेथड मैंने बोला, एट मार्केट रेट, ऑफ मार्केट रेट। एट मार्केट रेट आप हर समय जब भी आप कंप्यूट करोगे, जब भी आप ड्यू करोगे, एट ERR करोगे, और ऑफ मार्केट रेट होता है आप हर समय किसमें करोगे, आप करोगे हर समय मार्केट रेट, राइट। चलिए तो हम आते हैं FVOCI पर, राइट। तो डेट इंस्ट्रूमेंट में हमने सबसे पहले करा एमोटेशन मेथड, फिर आते हैं हम FVOCI पर। तो FVOCI कैसे होता है, सबसे इनिशियल रिकग्निशन में आपको बताता हूँ, वो होता है ट्रांजेक्शन प्राइस पे होता है। अब जो भी गेन और लॉस आता है वो आपने PNL में हिट मारना होता है, और जो भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इनिशियल रिकग्निशन आपका ट्रांजेक्शन प्राइस में होता है। जो भी इनकम आपका आता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड होगा, वो आप क्या करना है, अपने PNL में हिट मारना होता है, और जो भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस आता है वो आपका OCI में हिट होता है, ठीक है। और जब भी आप एसेट को ट्रांसफर कर दो, वो कहाँ होता है, जब भी आप एसेट को ट्रांसफर कर दो, OCI का जो भी बैलेंस होगा ना वो आपका PNL में चल जाता है।
ओसीआई खत्म, पीएनएल में चल जाता है, राइट। और आपका एक्सपेंस, क्योंकि देखिए, और जैसे क्योंकि मैंने बोला इनिशियल रिकग्निशन एट ट्रांजेक्शन प्राइस होता है, और ट्रांजेक्शन प्राइस हमने देखा कि ट्रांजेक्शन प्राइस आपका ऑब्जर्व कर लेता है जो भी आपका एक्सपेंसेस है, जो भी आपका खर्चा है। जैसे हमने देखा ना, ट्रांजेक्शन प्राइस, इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो भी आपका पैसा आउटफ्लो होता है वो आपका ट्रांजेक्शन प्राइस में ऑब्जर्व हो जाता है। तो एक्सपेंसेस क्या होता है आपका ट्रांजेक्शन प्राइस में ही ऑब्जर्व हो जाता है, आपको अलग से पीएनएल में हिट करना नहीं पड़ता है जब आप एफपीओसीआई से डील कर रहे हो। लेकिन जब मैं एफपीएनएल की बात करता हूं तो कैसे होता है, इनिशियल रिकग्निशन एट ओरिजिनल कॉस्ट होता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट होता है मतलब जो आपने एक्चुअल लगाया, मतलब जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उसमें डील होता है, इन्वेस्टेड अमाउंट, राइट। तो आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो क्या होगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ पीएनएल, सिंपल, ओके। अब जो भी इनकम आएगा वो आपका पीएनएल में करेगा, जो भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस आएगा पीएनएल में आएगा। ऑफकोर्स बात है, अगर हम एफपीएल पे बात करें तो सारा चीज ही पीएनएल पे डील होता है, लेकिन जब मैं एफपीओसीआई की बात करूं तो सारा चीज क्या होता है, आपका ओसीआई से डील होता है। क्या चीज है, फेयर वैल्यू गेन और लॉस, लेकिन जो भी इनकम है वो आपका पीएनएल में डील होगा, राइट। और जब आप एसेट बेच देते हो तो क्या होता है, जो भी ओसीआई में आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा होगा वो आपका पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, और मैंने बगल में लिखा ताकि आप ना एक कंपेयर भी कर सको, आप डिफरेंशिएट भी कर सको, राइट, थियोरेटिकली। और प्रैक्टिकली तो ऑफकोर्स आपको सॉल्व करना होगा, या तो जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको लगेगा तो ऑफकोर्स फ्यूचर में मैं इसकी वीडियोस भी डाल दूंगा क्वेश्चंस की, राइट, फ्रॉम आईसीएमएट ऑफकोर्स। अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स का, हमने सबसे पहला पोर्शन खत्म करा, दैट इज डेट इंस्ट्रूमेंट। अब हम आते हैं इक्विटी पर, राइट। वेरी वेरी सिंपल, आराम से समझना क्या होता है। इक्विटी में सबसे पहले आता है कि पहले आप देखो कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या फिर नॉन ट्रेडिंग है। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो सिंपल सा लॉजिक है, सब कुछ एफपीपीटीएल से होगा, मतलब क्या हो गया, सब कुछ पीएनएल के थ्रू होगा, ओसीआई का कोई बात नहीं आता। लेकिन अगर नॉन ट्रेडिंग का बात है तो आपको देखना होगा, आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप पीएनएल से डील करो या फिर नॉन रिसाइकेबल टू पीएनएल होगा। अगर वो पीएनएल से डील होगा तो सेम एज इट इज जो हमने यहाँ पे पढ़ा था डेट इंस्ट्रूमेंट का पीएनएल का पोर्शन, सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एरो भी दे दिया है ताकि आप इसको देख सको, राइट। इनिशियल रिकग्निशन एट ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, आपका इनकम जो होगा पीएनएल में जाएगा, फेयर वैल्यू गेन और लॉस पीएनएल में जाएगा, एक्सपेंसेस आपको पता है पीएनएल में ही जाएगा क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नॉन रिसाइकेबल टू पीएनएल हो तो क्या होगा, सेम एज इट इज जो हमने डेट इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा एफपीओसीआई का सेम एज ट्रीटमेंट होगा कि आपको ट्रांजेक्शन प्राइस में ही इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो भी इनकम और गेन हो, सॉरी इनकम जो भी आएगा आपका डिविडेंड का फॉर्म में, जो भी इनकम आता है वो आपका पीएनएल में होगा, जो भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस होगा वो आपका पीएनएल में होगा। और जब भी आप एसेट को ट्रांसफर करोगे उसमें क्या था कि ओसीआई से आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ता था, लेकिन नहीं, जब भी आप एसेट को ट्रांसफर करोगे वो ओसीआई से रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। व्हाई, बिकॉज दिस इज नॉन रिसाइकेबल टू पीएनएल। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इक्विटी पोर्शन खत्म होता है। अब हम आते हैं डेरिवेटिव पे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि डेरिवेटिव मैं अलग से कवर करूंगा, प्रोवाइडेड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते हो कि ऑफकोर्स आपको ये वीडियो की जरूरत है और आपको मेरा ये शॉर्ट वीडियोस पसंद आ रहा है, तो राइट, कॉन्सेप्ट वीडियोस, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इक्विटी का पोर्शन भी आपके सामने कवर करा है, और अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो फाइनेंशियल एसेट्स हमारा खत्म होता है, राइट, एक्सेप्ट डेरिवेटिव। अब आते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे डील होता है। पहले बात तो मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी में कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ ओसीआई नहीं है, ये आप मार्क करते हुए चलना, आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प आएगा, राइट। तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ ओसीआई नहीं है, और इसमें दो मेथड होता है, इसका मतलब दो मेथड होता है, एमोटाइजेशन मेथड और एक होता है पीएनएल मेथड, राइट। एमोटाइजेशन मेथड क्या, अगेन आपका एट मार्केट रेट होगा या फिर ऑफ मार्केट रेट होगा। एट मार्केट रेट क्या होगा कि क्या क्या पैसा आपने बोरो करा, तो जो भी आपका बोरोड अमाउंट है, जो भी आपका बोरोड अमाउंट है, और जो भी आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब जो भी आपको पैसा देना पड़ा, प्रोसेसिंग फीस होता है ना, जो भी आपको देना पड़ा वो आपने माइनस कर लेना कि नेट में आपने कितना अमाउंट बोरो करा एक्चुअली, राइट। और जो भी डिफरेंस आएगा आपका ट्रांजेक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू कैश आउटफ्लो, इसमें आपको फेयर वैल्यू कैश आउटफ्लो निकालना पड़ता है जब आप ऑफ मार्केट रेट कर रहे हो। तो एट मार्केट रेट, एट ट्रांजेक्शन प्राइस, ऑफ मार्केट जब भी आप डील कर रहे हो तो आपको किसमें निकालना पड़ता है, आपको सबसे पहले इनिशियल रिकग्निशन जो हमने करा था यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स का, सेम एज इट इज यहाँ पे आता है कि आपने क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो करा था ना, अभी आपको कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा। डिफरेंस हमने करा था ट्रांजेक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू डेट इंस्ट्रूमेंट में, सेम एज इट इज यहाँ पे करना है, ट्रांजेक्शन प्राइस माइनस फेयर वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो आपने करा था उसका आपने डिफरेंस निकालना है। अब जो भी डिफरेंस होगा वो आपने क्या करना है, फिर अगेन यहाँ पे लेवल 1 आ जाता है और आपका लेवल 2 आ जाता है। अब लेवल 1 जब होगा वो ऑफकोर्स आपका पीएनएल में जाएगा, या तो दूसरा बोल सकते हो इक्विटी में जाएगा, करेक्ट। आ जाते हैं ऊपर एक बार देख लेते हैं, सिंपल, या तो आप पीएनएल होगा या तो सीएफआई होगा। सीएफआई मतलब बोले तो या तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी का जहां पे कंपोनेंट आ जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, राइट। मैं स्पीड बोल रहा हूं, मैं मान सकता हूं
ये अज्यूम करते हुए कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो फर्स्ट टाइम नहीं देख रहा, उसने एक बार तो एटलीस्ट खुद से सेल्फ स्टडी कर लिया, उसको कॉन्सेप्ट बस ब्रशअप हो रहा है, राइट। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब हम आते हैं बॉस डी रिकग्निशन पर। तो डी रिकग्निशन दोनों का होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी, फाइनेंशियल एसेट्स का भी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का 3 फॉर्मेट में होता है। एक होता है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट अगर आपने कर दिया तो सिंपल है, आप लायबिलिटी को हटा दो। कैसे लायबिलिटी हटाओगे? लायबिलिटी आप डेबिट कर दोगे और टू बैंक कर दोगे, खत्म बात। इसमें कोई भी चक्कर खराब नहीं है। मेन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एसडीआर आपका मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें हमें जो करना पड़ता है वो हमें करना पड़ता है 10% चेक, सॉरी 10% टेस्ट का हमें चेक यहाँ पे करना पड़ता है, जिसमें हमें बात करना पड़ता है कि वेदर वो सेटिस्फाइड है या नॉट सेटिस्फाइड। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो हम उसको एक्सटिंग्विशमेंट बोलेंगे, और अगर नॉट सेटिस्फाइड हो तो हम उससे मॉडिफिकेशन बोलते हैं। अब एसडीआर मतलब क्या होता है? एसडीआर मतलब होता है स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड कब मैं बोलता हूँ? जब वो 10% और मोर का टेस्ट फुलफिल करता है। और कब वो सेटिस्फाइड नहीं है? जब वो 10% से लेस होता है, राइट। अब वो 10% है क्या? 10% टेस्ट है क्या? करते कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो भी नया टर्म्स के हिसाब से हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, जैसे मान लो आपका प्रिंसिपल में चेंजेस आया, तो जो भी मान लो आपका टेनर 10 से 15 हो गया, तो 15 के हिसाब से आपका कैश आउटफ्लो आज के डेट में कितना आ रहा है वो आप देख लो। लेकिन एट ओरिजिनल ईआरआर, मतलब नया ईआरआर मत लेना, नया टर्म्स के हिसाब से। ओरिजिनल जो आपका इनिशियल ईआरआर था ना, उसके हिसाब से आपने प्रेजेंट में कैश आउटफ्लो कर देना। दूसरा आपने क्या करना है? आपने देखना है कि आपके बुक्स में उस लायबिलिटी का क्या कैरिंग वैल्यू है। तो इस दोनों का आपने डिफरेंस करना है। ओके, डिफरेंस आपने निकाल लिया। आप डिफरेंस डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट, जो भी आपका बुक वैल्यू में खड़ा था ना लायबिलिटी, उससे आपने करते हुए आपने परसेंटेज निकालना है, क्या वो 10% या फिर उससे है, उससे ऊपर है क्या? 10% या फिर उससे ऊपर है क्या? तो अगर है तो बोलूंगा एक्सटिंग्विशमेंट है, अगर नहीं है तो मैं बोलूंगा उससे मॉडिफिकेशन है। तो सबसे पहला टेस्ट आपको ये करना है, और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा आपका क्वेश्चन बहुत दिखेगा ICSE के मैथ पे, राइट। तो आप इसे देखते हुए चलना है, एसडीआर स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर मान लो 10% टेस्ट फुलफिल हो गया, एक्सटिंग्विशमेंट हो गया, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहला चीज तो अकाउंटिंग के क्या परस्पेक्टिव से सबसे पहले तो आपने डी रिकॉग्नाइज कर देना एक्जिस्टिंग लायबिलिटी को। जो भी आपके बुक्स में अपने एक्जिस्टिंग लायबिलिटी हटा देना। मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी एज पर ओल्ड ओल्ड प्रोविजन, और आपका टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि नया है तो न्यू टर्म्स के हिसाब से आपने बुक करते हुए चलना है। फिर रिकॉग्नाइज करना फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर न्यू टर्म्स एट मार्केट रेट। और जब भी आप अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालोगे नया टर्म्स के हिसाब से, हर समय याद रखना वो आपका नया मार्केट रेट के हिसाब से होगा। जब आप टेस्ट करोगे 10% तो आपको ईआरआर में करना है, एट ओरिजिनल ईआरआर। लेकिन जब आप बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हो, एट मार्केट रेट करोगे, एट न्यू टर्म्स के हिसाब से जो मार्केट रेट आया उसके हिसाब से करोगे। योग्य सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखना है बॉस, कि जब भी मैं 10% टेस्ट कर रहा हूं ना, तो मैं क्या लेता हूं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कि मेरे जेब से क्या क्या पैसा जा रहा है, तो मैं उसको ले लेता हूं 10% टेस्ट करने के लिए। लेकिन जब मैं 10% टेस्ट कर लिया, अच्छा मेरे को एक्सटिंग्विशमेंट दिख गई, तब ट्रांजेक्शन कॉस्ट पता क्या होता है? ट्रांजेक्शन का आपको पीएनएल में जाता है। मतलब जब भी आप उसको लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनाते, आप उसे क्या करते हो? आप उसके पीएनएल में हिट करते हो। ये दो चीज आपको याद रखने की बात है, राइट। अब आते हैं मॉडिफिकेशन। मान लो 10% टेस्ट फुलफिल नहीं होता क्या होगा? तो ये सिंपल सा लॉजिक है। आपने क्या करना है? जो भी आपका एक्जिस्टिंग लायबिलिटी है ना, उसमें आपने क्या करना है? अपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करते चलना है। मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका पीएनएल का पार्ट नहीं पड़ता, वो आपका लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है। तो आपने उसको एडजस्ट कर देना। ईआरआर जो नियर टर्म्स के हिसाब से ईआरआर को कंप्यूट करना है, और आपने अमोर्टाइजेशन टेबल को बनाते हुए चलना है, राइट। ओके बॉस, ओके बॉस। तो मैं आपको पहले बता दूं, एसडीआर आप पक्का से पक्का करके जाना, क्योंकि एसडीआर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अर्ली रिपेमेंट। अर्ली रिपेमेंट में क्या होता है कि जब भी आप पेमेंट कर दो, आप अपना लायबिलिटी को हटा देना और बैंक को क्रेडिट कर देना, और डिफरेंस जो भी आएगा उसको आप पीएनएल में हिट कर देना, करेक्ट। इसका एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप प्लीज इसे देखना। ICSE मैथ पे एक ही क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है, राइट। और एसडीआर का तो बहुत आपको कॉन्सेप्ट लाइक क्वेश्चन देखेगा, उससे आपने प्लीज पक्का से करते हुए जाना है, राइट। और डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत थ्योरेटिकल है, आप चाहे तो इसे पढ़ लेना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एनी वन कंडीशन फुलफिल होता है तो आप उससे फाइनेंशियल एसेट को डी रिकग्नाइज कर देना। सबसे पहले तो फ्यूचर कैश फ्लो जो होगा फ्रॉम एसेट, वो अगर सीज हो जाता है, मतलब क्या होगा कि जो भी आपका कैश इनफ्लो होने वाला था उस एसेट से, वो आपका सीज हो गया। अब वो उस एसेट से कोई भी पैसा नहीं आएगा। दूसरा, आपने कोई भी राइट जो उस एसेट का ट्रांसफर कर दिया तो थर्ड पार्टी, या तो आप बोल सकते कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो आपने फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर कर दिया, तब मैं बोलूंगा क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स को आप डिरेक्टाइज कर सकते हो, बैंक टू फाइनेंशियल एसेट कर देना, करेक्ट है बॉस? यस। तो हम यहाँ तक आ गए, क्लासिफिकेशन भी हमने कर लिया, और हमने किया है, डे रिकग्निशन भी हमने करा है, और
अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पर, दैट इज रिक्लासिफिकेशन फाइनेंशियल एसेट। वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे प्लीज देख लेना, आईसीआई के मैथ में आपको इसका क्वेश्चन भी दिखेगा। करेक्ट। तो सबसे पहला केस मैं लेता हूँ, ये है केस 1, ये है केस 2, ये है केस 3। 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आई थिंक हाफ एन आवर तक वीडियो चलेगा, देखते हैं। ओके, केस 1 हम लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप, ये मैं बता दूं रिक्लासिफिकेशन ओनली फाइनेंशियल एसेट का, फाइनेंशियल लायबिलिटी का नहीं है। तो सबसे पहला बात तो क्या होता है, अगर आप एमोटाइजेशन मेथड से आप एफईपीएल में आते हो, दूसरा एफईपीएल टू एमोटेशन मेथड में आता है। तो सबसे पहले तो एमोटेशन कॉस्ट से अगर आप एफईपीएल में आते हो तो सबसे पहले जो भी आप रिकॉर्ड करोगे वो आप फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करना। कैसे रिकॉर्ड करोगे कि आपका, देखिए मैं तो जनरेटिव में मार्क रखा है कि फाइनेंशियल एसेट्स टू फाइनेंशियल एसेट्स करना है, लेकिन अगर आप पीएनएल में जा रहे हो तो फाइनेंशियल पीएनएल के हिसाब से और ये एमोटेशन कॉस्ट के हिसाब से जो भी डिफरेंस आएगा वो आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है। वही अगर मैं बोलूं पीएनएल टू एमोटेशन कॉस्ट में जा रहा है, एवरी टाइम फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड होगा, जो भी रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू रिकॉर्ड होगा, जो भी डिफरेंस है आपका पीएनएल में हिट कर देना। ये होता है केस 1। केस 2 क्या होता है, एमोटेशन कॉस्ट आप ओसीआई में जाते हो या फिर ओसीआई से एमोटेशन कॉस्ट में आते हो। पहला तो बहुत सिंपल है कि आपने सबसे पहले तो क्या फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आप एमोटेशन कॉस्ट से एफईओसीआई में जा रहे हो तो भी जो भी डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो आपने ओसीआई में हिट करना है। अभी मैं अगर मैं बोलता हूँ ओसीआई से अगर एमोटेशन कॉस्ट में आता है तो सबसे पहले तो आपको फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन क्योंकि ओसीआई से एमोटेशन कॉस्ट में जा रहा है और ओसीआई में तो ऑलरेडी रिजर्व पड़ा होगा ना, कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा होगा, तो वो डिफरेंस कहाँ जाएगा, वो डिफरेंस आपका एमोटेशन कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ये पीएनएल में नहीं जाता, ये कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जैसे कि मैं आपको जनरली बताऊं, फाइनेंशियल एसेट्स एमोटेशन कॉस्ट के हिसाब से है टू फाइनेंशियल एसेट, ओसीआई के हिसाब से है टू ओसीआई, जो भी आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा होगा, हाँ ये होता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये आपका एमोटेशन कॉस्ट पे एडजस्ट हो जाता है, राइट, ना कि पीएनएल में जाता है। इसका जनरेटर ये होता है, या तो इसको ब्रेक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसको हटा दो, ये हो गया पहला। दूसरा आप क्या करो, फाइनेंशियल एसेट एमोटेशन कॉस्ट टू ओसीआई का जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा, करेक्ट है, आप ऐसा भी इसको दिखा सकते हो, ठीक है। तीसरा होता है कि अगर मैं पीएनएल से ओसीआई में जाता हूँ, फिर आता है ओसीआई से पीएनएल में जाता हूँ। अगर मैं पीएनएल से ओसीआई में जाता हूँ तो सिंपल अगेन फेयर वैल्यू में जाएगा और जो भी डिफरेंस आएगा आपका ओसीआई में चल जाना। लेकिन अगर ओसीआई से पीएनएल में जा रहा है तो फेयर वैल्यू में सबसे पहले रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ओसीआई में ऑलरेडी बैलेंस होता है तो पीएनएल में भी ट्रांसफर होता है। तो क्या होगा, एक्यूमुलेटेड ओसीआई कहाँ जाता है, एट एमोटेशन कॉस्ट मैंने लिखा है, वेट अ सेकेंड मेरे को एक बार चेक करने दीजिए। ओके सॉरी, ये आपका एमोटेशन कॉस्ट नहीं होगा, ये आपका पीएनएल होगा, राइट, जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा आपका पीएनएल में हिट हो जाता है, करेक्ट है बॉस। ओके, होपफुली हमने सारा चीज कवर किया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है तो मैं वो आपके सामने कवर करता हूँ, वो है गारंटी टू द बायर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जैसे मान लो मैंने कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स बेचा है, ठीक है, अब 10 लाख का मैंने बेचा और मैं सामने वाले पार्टी को बोल रहा हूँ कि एक मैं की गारंटी दे रहा हूँ कि तुमको इतना रुपया तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। मान लो 10 लाख में से मैं तुमको 1 लाख की गारंटी दे रहा हूँ, तो वो गारंटी का मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं फाइनेंशियल एसेट्स क्योंकि मैंने बेच दिया है तो बैंक टू फाइनेंशियल एसेट्स कर दूंगा, करेक्ट बात है, ये तो इतना तो समझ में आता है, और गेन और लॉस जो भी आएगा आपका पीएनएल में चल जाएगा। सेकंड एंटर क्या है, दैट इज इन्वॉल्वमेंट एसेट टू एसोसिएटेड लायबिलिटी। अब बोलोगे ये क्या है, इन्वॉल्वमेंट एसेट क्यों बुक कर रहा हूँ, मैंने तो फाइनेंशियल एसेट बेच दिया, राइट, लेकिन मैंने क्या आपको क्या बोला, 10 लाख की एसेट में से मान लो 1 लाख का एसेट पे मैंने गारंटी दिया। गारंटी दिया मतलब क्या हो गया कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो अभी भी मैं रिटेन कर रहा हूं, क्योंकि रिटर्न कर रहा हूं तो मेरा एसेट है, तो मैं इन्वॉल्वमेंट एसेट बुक कर देता हूं। और टू एसोसिएटेड लायबिलिटी, क्योंकि मैंने उस पर गारंटी दिया, तो कैसे आता है इन्वॉल्वमेंट एसेट टू एसोसिएटेड लायबिलिटी। इन्वॉल्वमेंट एसेट किस अमाउंट से आता है, जो भी गारंटीड अमाउंट है वो मैं ले लेता हूँ डेबिट में, और एसोसिएटेड लायबिलिटी में क्या आता है, गारंटीड अमाउंट प्लस जो भी गारंटी का जो भी फ्यूचर वैल्यू है वो मैं आज के डेट में उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब जो भी डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में ये आपका पीएनएल में हिट कर जाता है। अगर मान लो क्रेडिट अराइज हो जाता है, मान लो आपको पैसे देने पड़ जाते हैं, तो आप लायबिलिटी टू बैंक कर दोगे और पीएनएल में एसोसिएटेड लायबिलिटी को हिट कर देना। और अगर अराइज नहीं होता तो तब क्या होगा, तो अपने लायबिलिटी टू इन्वॉल्वमेंट एसेट, मतलब क्या होता है, आपने रिवर्स कर देना एंट्री को, इस एंट्री को आपने रिवर्स कर देना, सिंपल, राइट। ओके, और कुछ आई थिंक तो नहीं बचता है। होपफुली मैंने सारी चीज कवर कराया और होपफुली 25 मिनट्स में कर दिया है। ओके, तो लेट्स फाइनली जाते थे मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि होपफुली आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा,
मैं मानता हूँ कि मैं बहुत फास्ट बोला हूँ, बस मेरा मेन मोटो यही था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट जिन्होंने भी पढ़ा है वन टाइम ना, मेरे ख्याल से उनको समझ में आ चुका होगा, तो उनका बस कॉन्सेप्ट में क्या ब्रशअप कर रहा था। हालांकि ये सारा इंडेक्स 109 का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने क्लासिफिकेशन मेजरमेंट तो पूरा तरीके से पढ़ाने की कोशिश करा है। आपको आगे भी ऐसा कुछ वीडियो, शॉर्ट वीडियोस अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल होगा तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर इसकी क्वेश्चंस भी लगेगी तो ऑफकोर्स मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।